क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कभी अचानक बीमार हो जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये तो मौसम की मार है, यानी कि मौसम बदला और हम बीमार हुए। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बदलता मौसम और स्वास्थ्य की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उदित शुक्ला जी हैं। डॉक्टर उदित शुक्ला, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, मौसम बदलता है, तो ये मौसम जब बदलता है तो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? जी मैम, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम हिमाचल में रहते हैं और हिमाचल भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रदेश है। यहाँ की यदि हम बात करें तो हम पूरे वर्ष भर में 3 बार मुख्य रूप से मौसम में बदलाव अनुभव करते हैं। पहला बदलाव हम मार्च के महीने में अनुभव करते हैं, जब हम शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करते हैं। दूसरा बदलाव हम जून के महीने में अनुभव करते हैं, जब हम ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं। और तीसरा बदलाव हम आजकल के दिनों में यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में अनुभव करते हैं, जब हम वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं। इन 3 महीनों के अतिरिक्त शेष 9 महीने लगभग स्थायी मौसम के महीने होते हैं, जिनमें लगभग 4-5 महीने शरद ऋतु के महीने होते हैं और 2-2.5 महीने वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु के महीने होते हैं। जिन 3 महीनों में हमने मौसम के बदलाव की बात करी, तो हम देखते हैं कि इन 3 महीनों में हमारे आसपास के वातावरण में तापमान बदलता है, दिन रात के समय में बदलाव आता है, हमारे आसपास चलने वाली हवाओं की दिशा एवं उनकी गति बदलती है, हमारे आसपास रह रहे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, फसल इत्यादि सभी बदलते हैं। तो ऐसे बदलते हुए मौसम का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ना काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि मानव शरीर भी प्रकृति के इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। और मौसम के बदलने का यह समय हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अहम होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हमारा शरीर बदलते मौसम के अनुरूप अपने भीतर परिवर्तन ना ला सके तो हम कई बार बदलते मौसम के साथ बीमार भी पड़ जाते हैं। और इन परिवर्तनों की यदि हम गंभीरता से समीक्षा करें तो हम यह देखते हैं कि शरीर का मुख्य प्रयास बदलते मौसम के दौरान अपने भीतर के तापमान को एक समान बनाए रखने का होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर का जो सामान्य रूप से तापमान होता है वह 98.4 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेल्सियस का रहता है। तो इस मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए हम देखते हैं कि जैसे आजकल के मौसम की यदि हम बात करें, जब सर्दी आने वाली है तो हमारे शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट के बढ़ जाने से हमारे शरीर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है वे बढ़ जाती है, जिसके चलते हमें अधिक भूख लगती है और हमारा शरीर इस अतिरिक्त भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही जब हम देखेंगे अब यदि सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा शरीर कई बार सर्दियों में कंपकपाने लगता है। ऐसा कंपकपाने से भी शरीर के भीतर मांसपेशियों में ऊर्जा पैदा होती है, जिससे कि हमारा तापमान बरकरार रहता है। जैसे डॉक्टर आपने बताया कि मौसम बदलता है, जैसे हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो जब हम कहते हैं कि जैसे ये मौसम बदलता है तो क्या ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है, तब हम बीमार पड़ते हैं? जी मैम, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बदलते मौसम में बदलता मौसम ही एक ऐसा समय है जब हमारे स्वास्थ्य की असली परीक्षण होता है कि हम कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी चेंजेस आते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर को मौसम के बदलने के साथ स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे में हमारी इम्यूनिटी हम कई बार देखते हैं कि कम हो जाती है। इसी कारण से जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनकी जीवन दिनचर्या सही नहीं है, या वे लोग जो कोई नशा इत्यादि करते हैं, वे अधिक बीमार पड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिन बीमारियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि भारत जो है वो मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मधुमेह से ग्रसित बहुत अधिक लोग हैं, डायबिटीज से ग्रसित बहुत अधिक लोग हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उनके बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। HIV एड्स से ग्रसित लोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लीवर डिजीज, या वे लोग जो कैंसर का उपचार ले रहे हो, या वे लोग जो
ऑटोइम्यून डिजीजेज के कारण लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हो, या प्रेग्नेंट लेडीज या कुपोषित बच्चे, ये कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी बीमार होने की संभावना बदलते मौसम में अधिक हो जाती है। जैसे जिनका इम्यून सिस्टम कह सकते हैं कि वीक होगा, वो ज्यादा बीमार होते हैं। तो क्या बदलते मौसम में जो है ये कीटाणु जो है वो ज्यादा प्रभाव डालते हैं हम पे? जी मैम, हमारे बीमार होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में कीटाणु का प्रवेश ही होता है। और हम देखते हैं कि मौसम के बदलने से जितने भी कीटाणु हैं, चाहे वह वायरसेस है, चाहे बैक्टीरिया है, फंगाई है, या प्रोटोजोन ही क्यों ना है, ये सभी, इन सभी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने का मुख्य कारण इन वायरसेस और बैक्टीरियाज में निरंतर हो रहा म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के चलते ये वायरसेस, ये बैक्टीरियाज अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, और इनके स्वरूप के बदलने से ये हर बार एक नए आकार में, नए रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और हमारा शरीर इनकी पहचान सही से कर नहीं पाता है, और इनके विरुद्ध जो प्रतिरोधक तत्व होते हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वे भी शरीर में सही से निर्मित नहीं हो पाती है, जिसके चलते हम बीमार पड़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और दूसरी तरफ जो एनवायरमेंटल ऑफेंडर्स है, यानी जो हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, उनका प्रभाव अधिक बढ़ता है, जिसके चलते हम बहुत से रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर आपने हमें बताया कि जैसे हमारे जो है इम्यून सिस्टम वीक है और कीटाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जब बदलता मौसम होता है, ऐसे कौन कौन से रोग हैं? बीइंग अ डॉक्टर, जैसे आप हमें ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि कौन कौन से रोग हैं? हम तो कॉमन रहते हैं कि जुकाम सर्दी हुआ यही, बट ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो है बदलते मौसम में प्रभावित करते हैं? जी मैम, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि यदि हमें इन रोगों की जानकारी होगी तभी हम इन रोगों के प्रति सजग रह पाएंगे। वैसे तो बहुत से रोग हैं जो इस मौसम में हो सकते हैं, मौसम के बदलने के साथ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम सिस्टम वाइज बात करें तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इस मौसम में, मौसम के बदलने के साथ बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ कुछ मौसम्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, या फिर स्किन संबंधित कुछ समस्याएं, या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी मौसम के बदलने के साथ कई बार बदलते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस की हम यदि बात करें, और आपने भी सौर इशारा किया कि कॉमन कोल्ड, यानी जिसे हम फ्लू या फिर हल्का सर्दी जुकाम कह लेते हैं, इस तरह से होने वाले रोग अधिक देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से बच्चों में हम देखते हैं कि बच्चे फ्लू से काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं। तो जो कॉमन कोल्ड है या जो फ्लू है, वो यूजुअली दो तरह का हो सकता है। यह मौसम के बदलने से एलर्जिक भी हो सकता है, या फिर यह इन्फेक्टिव भी हो सकता है। एलर्जिक कॉमन कोल्ड की यदि हम बात करें तो इसके लक्षणों में मुख्य रूप से आँखों से पानी निकलना, आंखें लाल हो जाना, नाक चलना, गले में हल्की खराश होना, हल्की खांसी होना, या त्वचा में खारिश हो जाना, ये एलर्जिक कॉमन कोल्ड के लक्षण हो सकते हैं। वहीं यदि इन्फेक्टिव की यदि हम बात करें तो इन्फेक्टिव कॉमन कोल्ड वायरस से भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। वायरसेस में मुख्य रूप से एडिनो वायरस, इको वायरस, या फिर कुछ प्रचलित नाम जो हम सभी सुनते रहते हैं विंटर्स के आ जाने पर, जिनमें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इवन सार्स कोविड वायरस, ये सभी वायरसेस का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। वायरल यदि कॉमन कोल्ड होगा तो उसमें सभी एलर्जिक कॉमन कोल्ड के लक्षणों के अतिरिक्त बुखार का होना काफ़ी अधिक होता है। साथ ही गले में कुछ गांठों का सूज जाना भी हम अक्सर देखते हैं। और यदि वायरस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं तो बहुत बार न्यूमोनिया भी डेवलप हो जाता है, और न्यूमोनिया के चलते कई बार मरीजों को अधिक जटिलता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इसी तरह से टॉन्सिल्स कर सकते हैं, कान में पस कर सकते हैं, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज भी कर सकते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू, जैसे आपने बताया कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार वो निमोनिया का रूप भी ले लेता है, तो क्या इस टाइम बच्चों को जो है एंटीबायोटिक्स देना, जो जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए, हमने एंटीबायोटिक्स देना, वो सही है या गलत है? इस प्रश्न के बारे में मैं आपको सबसे पहले, इस प्रश्न के उत्तर को देने से पहले, मैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो निसंदेह हम यही कहेंगे कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि माताएं कभी स्वयं सेल्फ मेडिकेशन कर देती हैं, या फिर केमिस्ट के पास जाकर हाई पोटेंसी के एंटीबायोटिक्स ले लेती है। और एंटीबायोटिक्स जब देते भी हैं तो उसे भी हम सही मात्रा में या सही ड्यूरेशन तक नहीं देते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे के शरीर में
कुछ अच्छे कीटाणु भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के इरेशनल यूज से वे अच्छे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस बहुत अधिक बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि हाई पोटेंसी के एंटीबायोटिक्स पहली ही बार हम बच्चे को दे देते हैं, जिसकी अधिकतर वायरल या एलर्जिक कॉमन कोल्ड्स में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। और रेजिस्टेंस डेवलप होने की स्थिति में यदि कभी बच्चे को असलियत में एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो उस समय वो एंटीबायोटिक कारगर साबित नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत अधिक आवश्यक है कि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करते हुए घरेलू विधियों को अधिक इस्तेमाल में लाएं। जैसे आप डॉक्टर आप बोल रहे हैं कि घरेलू विधियों को लाएं, तो ऐसे एंटीबायोटिक ना दे बच्चों को कि जैसे आपने बताया कि हमारे जो है बैड जो है अच्छे के साथ साथ जो है वो बैड्स तो मरते ही हैं, साथ में अच्छे हमारे जो है शरीर के वो सिस्टम्स पीछे खराब हो जाता है। तो अब हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं अगर हम बच्चों को नहीं देना चाहते हैं? अब हमें पता चल रहा है कि मौसम बदलाव हो रहा है, तो हम बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे घरों में जैसे कि हमारी दादी, हमारी माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस तरह से घरेलू विधियों से हम स्वयं हमारा उपचार हमारी माताएं उसी तरह से करती आई हैं। तो इन विधियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि बच्चे बीमार ही ना हो, उन्हें सर्दी जुकाम हो ही ना, और यदि हो जाता है तो घरेलू विधियों की भी हम बात करेंगे। तो ना होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे बच्चों का जो खान पान है वह बहुत अच्छा हो। हमें बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार देना चाहिए। संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय है कि सही मात्रा में सही समय पर यदि बच्चे भोजन करते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी डेवलप होती है और उनके बीमार होने की क्षमता कम होती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय समय पर दूध दें, हरी सब्जियां दें, फल इत्यादि दें, और जो जंक फूड या इस तरह से पैक्ड फूड्स की जो आजकल हम देखते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करा जाए। हेल्दी फूड को हम पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सभी तत्व जिनमें फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सभी तत्व हम अपने खाने में शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही साथ भोजन के अतिरिक्त हमें चाहिए कि हम बच्चों को सर्दियों से हम बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को ठंड रच जाती है और हम देखते हैं कि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, आजकल हालांकि ठंड इतनी नहीं पड़ी है लेकिन सुबह शाम ठंडा मौसम हो चुका है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, ऑटो से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो सुबह शाम के समय जब अतिरिक्त सर्दी पड़ेगी तो हमें उन्हें टोपी इत्यादि पहनानी होती है, क्योंकि अधिकतर ठंड बच्चों को सिर से, कान के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, नाक से, गले से या हाथ पांव से ही रचती है। तो ऐसे में हमें बच्चों को सर्दियों से भी बचाव करना चाहिए। कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि घर में कोई इन्फेक्शन आ गया, तो वो जब घर पे किसी को इन्फेक्शन है तो बाकी जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो पूरे घर में ना फैले? अगर छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनको ना फैले, उसके लिए हमें क्या देखभाल करनी चाहिए? कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए साथ में दूसरे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए? जी मैम, इसके लिए हमें स्कूल में भी बताया जाता है, घरों में भी हमारे माता पिता हमें बचपन में बताते थे कि हमें कफ एटिकेट्स का पालन करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जब भी उन्हें सर्दी जुकाम खांसी हो रहा हो उस समय वह कफ एटिकेट्स के साथ ही कफ करे, जिसमें रुमाल का इस्तेमाल करना, कोहनी पर खांसना और हाथ को समय समय पर शौच इत्यादि के उपरांत या भोजन करने से पहले धोना। कोरोना ने हमें अब सिखा दिया है कि हाथ मिलाने की आदत बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ पर नमस्कार कर काम चले वहाँ पर हम हाथ जोड़कर ही काम करें। और साथ ही साथ हमें चाहिए कि कॉमन कोल्ड के लिए, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स या कफ सिरप लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की तरह कफ सिरप्स का भी कई बार बैड इफेक्ट होता है। इससे सेडेशन हो जाती है, बच्चों में सुस्ती रहती है, या फिर कई बार एडिक्टिव भी कफ सिरप्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को हो सकती है। तो इनका इस्तेमाल ना करते हुए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को काढ़ा दें। घरों पर हम काढ़ा बना सकते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम बच्चों को अजवाइन, गर्म पानी में अजवाइन डालकर दे सकते हैं, या फिर खांसी होने पर गर्म पानी में शहद यदि दे दिया जाए तो वह भी बहुत अच्छा लाभ देता है। इसका सूदिंग इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर रहता है। तो इन सभी विधियों से मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे से कफ एटिकेट्स का अनुपालन करेंगे या फिर हम हैंड हाइजीनिक
अच्छे से रखेंगे। और क्योंकि विंटर्स अब आ रही है, हम अधिकतर बंद कमरों में अंदर रहते हैं, तो यदि हम कमरों के भीतर भी हो तो हमें चाहिए कि हम खिड़की दरवाजे इत्यादि खोलें ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो। और अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन के चलते बाहर भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो मास्क पहनना या फिर भीड़ को अवॉइड करना ये न केवल कोरोना के लिए अपितु कॉमन कोल्ड के लिए भी बहुत लाभप्रद हो सकता है। डॉक्टर, ये तो बात की हमने कि जैसे जब बच्चों को फ्लू हो जाए कि उस टाइम हम क्या प्रिकॉशंस लें। अब जैसे बदलता मौसम है, उससे पहले हम क्या प्रिकॉशंस लें, क्या परहेज करें? जैसे कि अब सर्दी आने वाली है, जैसे गर्म पानी लेना, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करें ताकि हम बीमार ही ना पड़े? जी बिल्कुल मैम, इसके लिए हमें चाहिए, बीमार ना होने के लिए हमें चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। आदतों को अच्छी बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा खान पान, हमें संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमारे भीतर यदि कोई नशे की आदत है, हम बीड़ी धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो इनसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम इन सभी बुरी आदतों को समय रहते छोड़ें। साथ ही साथ हमें चाहिए कि कई बार हम देखते हैं मेडिकली यदि हम बात करें कि बुजुर्गों में निमोनिया होने की संभावना आजकल के मौसम में बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो लोग जिनको COPD यानी दमे की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, या जिन्हें क्रॉनिक किडनी लीवर डिजीज है, कैंसर है, तो वे अपने चिकित्सक से परामर्श लेते हुए इन बीमारियों की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन में फ्लू की वैक्सीन भी लगाई जाती है, या फिर निमोनिया, एक निमोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उससे होने वाला निमोनिया अधिकतर बुजुर्गों में अधिक नुकसान करता है। तो ऐसे में फ्लू वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन 5 साल में एक बार लगती है, तो इन वैक्सीन को भी हमें समय रहते लगवाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को हम शाम को सोते वक्त दूध में हल्दी डालकर दे सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और एंटीसेप्टिक का काम करती है। तो इन सभी हिदायतों को यदि हम अनुपालन करें, पहले से ही पालन करें, तो बीमार होने की संभावना ही नहीं रहेगी। जैसे डॉक्टर, हम आजकल का समय देखते हैं, जॉब्स ऐसी हैं कि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, इनरेगुलर जो है फूड हैबिट्स हो गई हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, ये सब चीजें जो है हमारे सिस्टम को पूरा खराब कर रखा है। तो ये चीज भी मेन कारण माना जा सकता है कि ये हमारे जो हेल्थ को है वो इफेक्ट करता है? जी मैम बिल्कुल, हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। और जैसा कि अभी आपने संकेत कुछ हेल्थ इश्यूज की और मेंटल इश्यूज की ओर भी किया, तो मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न में बताया था कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस के साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐसी हैं जो मौसम के बदलने के साथ हमें देखने को मिलती है। और इन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स का कारण ना केवल मौसम बदलना है, अभी तो हमारी दिनचर्या में बदलाव होना भी हो सकता है। आजकल के मौसम की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, यानी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनमें मरीज को डिप्रेशन इत्यादि हो जाता है, यानी डिप्रेशन से ग्रसित होने वाली व्यक्तियों की संख्या भी आजकल के दिनों में बढ़ जाती है। डिप्रेशन का व्यक्ति कुंठित रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, उसका मन अक्सर उदास रहेगा, खान पान में परिवर्तन हो सकता है, भोजन कम करेगा, नींद कम हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या से, हमारी स्वस्थ आदतों से जुड़ी हुई है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए, यूजुअली डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन के अतिरिक्त हमें काउंसलिंग पर अधिक जोर देना होता है। हम मेडिटेशन करें, हम योगा करें, हम प्राणायाम, आसन इत्यादि करें, योग को जीवन में जरूर शामिल करेंगे तो हम निसंदेह ही स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर, ये तो कॉमन फ्लू की बात हुई, जैसे मानसिकता की हमने बात की कि जो डिप्रेशन हो जाता है, क्या होता है जब बदलता मौसम होता है तो अक्सर लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्किन में रैशेज होने शुरू हो जाते हैं या दाने शुरू हो जाएंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो वो घाव है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपना रूप ही बदल लेता है। तो क्या ये मौसम बदलने के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं? जी मैम बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी त्वचा होती है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, तो निसंदेह ही मौसम के बदलने का प्रभाव हमारी स्किन पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। अलग अलग मौसमों में स्किन के अलग अलग रोग हो सकते हैं।
अभी के मौसम की यदि हम बात करें, जब हम सर्दियों में प्रवेश कर रहे हैं तो हम देखते हैं क्योंकि बाहर शरद हवाएं चलती है, खुश्क हवाएं होती हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर में हमें खुश्की देखने को मिलती है, हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है। या बच्चों में अधिकतर हम देखते हैं जिनमें विटामिन की भी डेफिशिएंसी होती है, तो होंठों का फटना, चिलाइटिस जिसे हम कहते हैं, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती है। स्किन में खुश्की होने के कारण एक मेडिकल कंडीशन स्किन की होती है जिसे हम सोरिएसिस कहते हैं। सोरिएसिस में शरीर में बड़े बड़े या छोटे बड़े लाल रंग के निशान, जिनमें ऊपर सफेद पपड़ी जमी हो, जिनमें बहुत अधिक खारिश होती है, तो सोरिएसिस, चिलाइटिस या ड्राइनेस ऑफ स्किन, इस तरह की स्किन की कंडीशंस आजकल के मौसम में बनती है। वहीं बरसात के मौसम में या गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि क्योंकि शरीर से अधिक पसीना निकलता है, तो इसके चलते घमौरिया या फिर फंगल स्किन इन्फेक्शन को टीनिया के नाम से हम जानते हैं, जिनमें जाद जिसे हम अक्सर कहते हैं, या फिर अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से कई बार बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि यदि हमारी क्लोथिंग सही से नहीं है, हम सही से नहा धो नहीं रहे हैं, कपड़ों को रेगुलर नहीं बदल रहे हैं, तो स्केबीज का संक्रमण, स्केबीज एक माइट जनित एक खारिश इसमें व्यक्तियों को होती है, बहुत सिवियर खारिश होती है, यूजुअली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह फैल सकती है। रात के समय में मरीज अधिक खारिश की कंप्लेंट करता है और परिवार में बहुत से लोगों को एक साथ यह खारिश होती है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन और स्केबीज इत्यादि बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें चाहिए, जैसे आजकल के मौसम की यदि हम बात करें, तो होंठों के फटने के लिए हमें सबसे पहले खुश्की से बचाव करना है, हमें अधिक पानी पीना है ताकि हमारी त्वचा हाइड्रेटेड रहे, उसको हाइड्रेटेड रखा जा सके पानी पी के। जी। साथ ही साथ हमें रेगुलर ऑयलिंग हमें शरीर की करनी चाहिए, रेगुलर मसाज करनी चाहिए। ऑयलिंग हम गरी के तेल से भी कर सकते हैं, या फिर किसी को यदि गरी के तेल से दिक्कत हो तो सरसों का तेल या तिल का तेल, इससे यदि हम मसाज करेंगे तो हम त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ खुश्की के कारण हमें साबुन का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना चाहिए। और कई बार सर्दियों के मौसम में हम बहुत अधिक गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, वो भी त्वचा के लिए कई बार ठीक नहीं होता है। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने भी बरसात की बात की कि जैसे स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बरसात में क्या होता है कि अगर बरसात में क्या बदलते मौसम के साथ अमूमन ये होता है कि अगर हम बाहर खाना खाते हैं तो हमें जो है डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग होने के मेन कारण क्या है और उनको कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? जी मैम, फूड पॉइजनिंग भी मौसम के बदलने के साथ हम देखते हैं। यूजुअली फूड पॉइजनिंग गर्मियों में या फिर बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। गर्मियों में हम देखते हैं क्योंकि हम बाहर का भोजन खाना पसंद करते हैं, बहुत बार हम अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, जहां पर कई बार जो भोजन बनता है, भोजन बनाने की विधि सही नहीं होती है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में भोजन नहीं बनता है, और मॉस्किटो फ्लाइज भी गर्मियों के मौसम में अधिक हो जाती है, तो जिसके चलते हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी फूड पॉइजनिंग अधिक हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षणों में हम देखते हैं कि उल्टी लगना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, बुखार इत्यादि हो जाते हैं। बरसात में पीलिया इसी तरह से फैलता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें बताया कि बदलते मौसम में किस तरह से ध्यान रखें। आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी सफल व्यक्ति के लिए एक ही मंत्र होता है, कड़ी मेहनत करना, पर कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने मुकाम तक हासिल कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।